योग को समर्पित कर दिया है और योग के प्रचार के लिए, योग के प्रसार के लिए उन्होंने अपने बचपन से लेके अपनी जवानी, अपना पूरा पूरा जीवन निछावर कर दिया और आज ये एज अ रिजल्ट पूरी दुनिया में इनका जो योग है ये द्वारा जो फैलाया हुआ जो योग है वो आज घर घर तक पहुंच रहा है। ये पॉसिबल हो चुका है और ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ इन जैसे लोगों की वजह से। आज हमारे साथ है पद्मश्री डॉक्टर भारत भूषण जी और इनके बारे में जितनी तारीफ इनकी की जाए कम है। ये पहले ऐसे इंडियन है जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द योगा। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका मैं आभारी हूं कि आपने आज अपना समय यहाँ पर हमें दिया और मैं इतना खुश नसीब हूँ कि आपके सानिध्य में आज आपसे बात करने की मुझे मौका मिला है। एंड थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इसलिए हूँ, अगर आपके साथ होता तो इस वक्त आपके चरण स्पर्श जरूर करता, पर आज जो हो रहा है वर्चुअल हो रहा है, तो पिछले 1-2 साल से कह सकते हैं कि यही नॉर्मल हो चुका है। पर आपका बहुत बहुत स्वागत है फीवर योगा बूट कैंप में। कैसे हैं स्वामी जी आप? बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी चीज है कि आपसे जुड़ने का जो मुख्य आधार है वो यही है कि मुझे लगा कि बूट कैंप हो रहा है, क्योंकि अभी तक आसमान में उड़ने की बातें हम करते हैं, पैर धरती पर जमे नहीं है अभी, और सोचते हैं कि सीधे सीधे हम आत्म साक्षात्कार कर लें, कुंडलिनी जागरण कर लें। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि योग का बूटा लगाने का काम आपने किया है। का मतलब ये है कि प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, प्रिलिमिनरी अवेयरनेस, प्रिलिमिनरी लेसन्स जो योग के हैं वो आम जन को मिल जाए। बहुत बार हम योग को इतना भारी बना देते हैं कि करने से पहले लोग डरने लगते हैं कि नहीं भाई ऐसा तो मुझसे नहीं होगा। तो हमने कहा अच्छा डॉक्टर वो होता है जो इंजेक्शन लगाए और इंजेक्शन लग गया इसका पता भी ना चले। तो इस समय जो फीवर ने शुरुआत की है, फीवर 24, तो वो ये की है कि लोगों को पता नहीं चलेगा और हमने योग बूट कैंप शुरू किया कि जिससे कि इनिशिएटिव लेने का मौका हर किसी को मिल जाए। क्या बात है डॉक्टर भारत भूषण, जो कि हम ऐसे कह सकते हैं कि योगा के वो डॉक्टर हैं जो आपको योगा का इंजेक्शन लगाएंगे पर आपको दर्द नहीं होगा, पर एक चीज है आपको मजा बहुत आएगा और आपकी जो जिंदगी, आपका जीवन है वो सफल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके जीवन में थोड़ा सा झांकने की कोशिश करते हैं स्वामी जी। मुझे ये पता चला कि आप जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे और जब आप अपने यंग डेज में आपने मॉडलिंग भी की है, आपने इंडियन आर्मी में भी ज्वाइन होने का आपका सपना था और इनफैक्ट आपको वहां से ऑफर भी आया था, पुलिस भी आप ज्वाइन करना चाहते थे, वहां से भी आपको ऑफर आया था। इनफैक्ट आपने बॉडी बिल्डिंग में इंटरनेशनल लेवल तक आप पहुंचे हुए हैं। यू आर वन ऑफ दोज ओनली पीपल जो सिर्फ वेजिटेरियन होके वर्ल्ड के बेस्ट बॉडी बिल्डर्स में से एक थे। तो इन सब डिस्ट्रैक्शंस के होने के बावजूद आपने योग को ही चुना। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये कैसे हुआ? ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं, मैं इनको मानता हूँ ये अट्रैक्शंस थे। हाँ। केवल जो आदमी चलता है लंबे सफर पर तो बहुत सारे स्टेशंस आते हैं उसके सामने, जी। और उनमें कुछ तो ऐसे करते हैं अच्छे लगते हैं कि मन करता है यहीं रुक जाओ। रास्ते की रौनकें इस कदर रास आई मुझे, लौट फिर आता हूँ जा जा के मंजिल के करीब। क्या बात। तो ऐसे लोग मंजिल से भटक जाते हैं। तो मुझे निश्चित रूप से आपको जो जानकारी मिली वो बिल्कुल सही है कि मैं पुलिस में डिप्टी एसपी सेलेक्ट हुआ, मैं सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के जो पद होता है उसके लिए सिलेक्शन हुआ, और सिनेमा और मॉडलिंग सब कुछ देखा। लेकिन अंतर्मन ने, क्योंकि जो मेडिटेशन पीरियड होता है ना सुबह के समय ध्यान का, और हर व्यक्ति को यही करना चाहिए जब आप परमात्मा के पास बैठे हैं या जब आप माँ के पास बैठे हैं, तो उस समय जो फैसला आपके मन में आए उसको लागू करने में देर नहीं लगानी चाहिए। मुझे लगा कि मुझको ये सब क्यों हो रहा है, तो ये लगा कि अगर मैं इस रास्ते पे गया तो मेरा जो योग साधना का कार्य है वो कहीं सेकेंडरी हो जाएगा। तो इसलिए एट द कॉस्ट ऑफ योगा मैं किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसका परिणाम क्या हुआ कि
ये सारी चीजें जिनको अभी जिक्र किया, ये सब आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सेना में न होते हुए सेना के लिए योगाभ्यास शुरू करने का श्रेय मुझको मिला। पुलिस में न होते हुए पुलिस के बड़े बड़े शिविर, यहाँ तक के एसपीजी तक को जो है योग ट्रेनिंग देने का श्रेय मुझको मिल गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं बना, लेकिन एकेडमीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में योग शुरुआत करने का श्रेय मुझको मिल गया। तो ये कुछ भी छूटता नहीं हमसे, बशर्ते ये कि हम उसको पकड़े नहीं। ये छाया जो है ना, ये आपके पीछे पीछे चलेगी। आगे अगर आप इसके पीछे भागेंगे तो फिर आगे आगे भागेगी। तो ये सब चीजें ऐसी ही मिलती रहती हैं, लेकिन विचलित नहीं होना चाहिए। एक और सवाल है जो मेरे जहन में अक्सर आता है, और मैं जिनसे भी आप जैसे प्रसिद्ध योगियों से मैं जरूर पूछता हूँ, पर ये दो चीजें होती हैं। एक होता है योगी होना, जो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है कि आप हिमालय पे जाके आप तपस्या करें, आप सब चीजों से दूर हो जाएं, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, आपके आगे पीछे कोई नहीं है जो आपको तंग करेगा, आप आराम से बैठ के तपस्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। मुश्किल होता है गृहस्थ योगी बनना, और आप एक गृहस्थ योगी हैं, तो ये जो काम है ये बहुत मुश्किल मुझे देखने में लगता है। आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गृहस्थ योग मुश्किल नहीं है। पहली बात तो यह है कि निश्चित रूप से हिमालय पर जाकर के ही तपस्या करनी होती है। अब ये बात है कि हम हिमालय जो सामने पहाड़ दिख रहा है उसको समझते हैं, हाँ। या ये जो हमारा शरीर है इसमें जो हिमालय है उसको हम जानते हैं। दर्शन ये कहता है कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब कुछ मिनिएचर रूप में हमारे शरीर में है। तो शरीर का भी जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, जिसको हम विचार का क्षेत्र बोलते हैं, जिसको हम कॉन्शियसनेस का क्षेत्र बोलते हैं, यानी हमारा सबसे ऊपर सहस्त्रार का खोपड़ी वाला हिस्सा, यहाँ पर ही जितना सृजन होता है ना, आपने जितने क्रिएटिव, चाहे वैज्ञानिक शोध आप कर रहे हैं, चाहे आप टेक्नोलॉजी की शोध कर रहे हैं, और चाहे आप आत्म शोध यानी अपने इंटरनल रिसर्चेस कर रहे हैं, तो उसमें इस हिमालय पर आकर के ही हमको काम करना पड़ेगा। तो हिमालय पर काम करते हैं। दूसरी चीज रही गृहस्थ का और योग का संबंध। परमात्मा की गृहस्थी बहुत बड़ी, पूरी दुनिया का लालन पालन व्यवस्था देखता है, संतुलन बना करके रखता है, खुद कुछ नहीं करता, सारे काम मैनेज करके कराता रहता। क्या बात। योगियों में योगीराज भगवान शिव हैं, लेकिन उनके साथ पार्वती भी है, उनके साथ उनका बेटा गणेश भी है, उनका बेटा कार्तिकेय भी है। योगेश्वर जिनको हम जानते हैं कृष्ण, वो भी, उनकी रानियां भी हैं, उनका राज्य भी है, द्वारिकाधीश है। और इसके साथ साथ राजा जनक तो विदेह कहलाए, इतने बड़े राजा के, लेकिन वो योग से जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी जो दुनिया की जो अट्रैक्शंस हैं वो उनको छू नहीं पाए। तो रामकृष्ण परमहंस को ले लें, गुरु नानक देव को ले लें, कबीर को ले लें, और हमारे जितने गुरु हैं, ऋषि लोग जिनको हम कहते हैं, चाहे संदीपनी ऋषि हैं, चाहे वशिष्ठ हैं, यानी वो सब अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ रहते हैं और योग में काम करते हैं। तो योग भाग करके कभी नहीं होगा, योग डट करके होगा, हट करके नहीं होगा। तो हम डटें और योग को एवरीडे लाइफ में हम अप्लाई करें। स्किल इन एक्शन इज योग, ये कहा है कि योग कर्मसु कौशलम। हम अपने धर्म का निबंधन करें। आप एक आरजे के रूप में बहुत मजबूती से पैर जमा करके खड़े हैं, लोग सुनना चाहते हैं आपकी आवाज को। लोग एक राजनीतिक व्यक्ति को, चाणक्य को देखना, सुनना, उसकी नीति का अनुसरण करना चाहते हैं। ये सब वो लोग हैं जो यानी ध्यान का, योग का उन्होंने फायदा उठाया। तो हम स्किलफुल हो जाएं, जो भी कार्य करें वो दक्षता के साथ करें। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ योग को आसन तक या शरीर की कसरत तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसका जो एप्लीकेशन है वो एवरीडे लाइफ में नहीं, मोमेंट टू मोमेंट लाइफ में होना चाहिए, तब हम सफल होते हैं। तो मुझे गृहस्थ जो है कभी आड़े नहीं आया, पर अगर अच्छे लोग गृहस्थ में नहीं जाएंगे, अच्छी संतति को जन्म नहीं देंगे, तो फिर आगे जो ये विदुषी हैं और इतने बड़े बड़े विद्वान हैं वो कैसे पैदा हो। इस बात का भी हमारा धर्म है जो हमें निर्वहन करना चाहिए। डॉक्टर भारत भूषण जी हमारे साथ लाइव है आज इस योगा बूट कैंप में, एंड एज यू नो ये एकदम लाइव आपके लिए, आपके सामने स्ट्रीम किया जा रहा है अक्रॉस ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल्स।
आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं लाइव, आप हमें यूट्यूब पर देख पा रहे हैं लाइव। कोई भी सवाल है जो आप स्वामी जी से पूछना चाहते हैं, आप प्लीज अभी कमेंट कर दीजिए। और जब तक कोई सवाल नहीं आता तब तक मेरे जहन में बहुत बहुत पहले से सवाल आ रहा था, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, कि आपने 2 राष्ट्रपतियों की मौजूदगी में हजारों लोगों को एक साथ उंगलियों पर दिल की धड़कन सुनवाई थी। मैं ये सिर्फ इमेजिन कर सकता हूं, मैं ये सिर्फ एक तरह से सोच सकता हूं, पर मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि कैसे संभव हो पाया था। हाँ, मुझे ये परमात्मा ने गौरव दिया कि पहला ऐसा योग शिक्षक, मैं तो योग साधक हूँ, आप योग गुरु कहें सब कहें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसा योग साधक हूँ जिसकी क्लास में 2 राष्ट्रपतियों ने भाग लिया वाह और 2 राष्ट्रपतियों ने एक साथ योगाभ्यास किया। वाह और ये गरिमा मेरी इतनी नहीं थी जितनी मैं समझता हूँ कि उन 2 राष्ट्रपतियों की थी। मेरे देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी और दक्षिण अमेरिका के देश सूरीनाम के राष्ट्रपति डाइजी बुटरेस से, कि वो लोग जो कि अपने प्रेसिडेंशियल चेयर पर बैठे थे, हेड ऑफ द स्टेट की कुर्सी छोड़ करके वो सामने क्लास में आसन पर आकर के बैठे और उन्होंने उस बहाने से एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया को दिया। और वो संदेश ये था, राष्ट्रपति जी का वो भाषण बल्कि कोट किया जाता है, बाद में भी उन्होंने अपने भाषणों में इस बात को कहा कि दोज हु प्रैक्टिस योगा टुगेदर बिकम फ्रेंड्स फॉरएवर। वाह योगाभ्यास जो लोग साथ करते हैं वो लोग हमेशा के लिए मित्र हो जाते हैं। सुदामा और कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में बैठ करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, साधना की, कोई उनका वैभव और कोई उसका दारिद्र्य कहीं आड़े नहीं आ सका। वो हमेशा के लिए दोस्त, और ऐसे दोस्त हैं जिनकी आज भी मिसाल दी जाती है कि कृष्ण सुदामा जो है उनकी दोस्ती साथ साथ चली। तो ऐसे भारत ने जो ये योग का की घुट्टी दुनिया को दी है, मैं इसको घुट्टी कह रहा हूँ, तो ये हो गई कि आज पूरे विश्व में भारत की इस मैत्री का जो भाव है उसका एक वर्चस्व कायम हो गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो स्वयं एक बहुत अच्छे योग साधक हैं और मैं उनको उसी रूप में जानता हूँ, उसी रूप में हम मिलते हैं जब, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो की वो घोषित नहीं है लेकिन हमारे कर्म बोलते हैं, हमारे एक्शंस बोलते हैं। वो उनके कर्म घोषित हैं कि वो जान गए कि दुनिया पर जो राज लोग करने की सोचते हैं कि हम परमाणु शक्ति से, हम अस्त्रों से, ताकत से दुनिया को जीत लेंगे, वो गलत है। भारत ने दुनिया को हमेशा प्यार से, अहिंसा से और बंधुत्व से जीता है। और जब हम दुनिया की सोच के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी सारी शक्ति हमारी हो जाती है, जिसकी भी सोच पर कंट्रोल कर। तो योग के माध्यम से दुनिया की सोच बदलेगी। दुनिया में जो हिंसा का वातावरण है, तनाव का वातावरण है, आतंक का वातावरण है, भय का वातावरण है, अनिश्चितता का वातावरण है, उससे बाहर निकल करके वो योग से जुड़े। तो ये संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं, उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी ने दिया। ये बात दूसरी आपकी बिल्कुल सही है कि सबको ये उम्मीद थी कि भारत से राष्ट्रपति जी के साथ कोई योगी आए हैं तो उनसे कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। उस कार्यक्रम में मैंने उनसे पूछा, क्योंकि सबका भाव था कि कुछ चीज सिखाएं। ये जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, सर नाम ही कॉमन है, कोई भी योग इंस्ट्रक्टर जो है गली पार्क में इसको करा रहे हैं, लेकिन अगर कोई लेजेंडरी गुरु आता है तो उससे कुछ खास उम्मीद की जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि चलो फिर हम आपको एक चीज सिखाते हैं। और बल्कि लोगों से पूछा पहले कि आप लोग तो सब हृदय वाले हैं या बेदिल लोग हैं, दिल वाले हो ना? तो सबने बताया। और हमने कहा कि दिल की धड़कनें भी फिर आपने जरूर सुनी होगी। तो मैंने कहा अगर मैं आपके दिल की धड़कनें आपको उंगलियों पर सुना दूं तो आपको कैसा लगेगा? तो लोगों ने एकदम कि भाई ये तो मिरेकल होगा। मैंने कहा लेकिन ये जान लीजिए कि योग में मिरेकल कोई नहीं होता। योग शुद्ध विज्ञान है और गहरा विज्ञान है। तो इसलिए योग में मिरेकल नहीं है, योग अपने आप में एक मिरेकल। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आज ही हो जाएगा। मैंने कहा आज और अभी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि करीब 2500 से ज्यादा लोग उस असेंबली में थे, यानी राष्ट्रपति जी थे, वहां के राष्ट्रपति जी थे और पूरी जितने डिप्लोमेट्स थे वो थे। और वहां पर वो मैंने केवल 3-4 मिनट का प्रयोग उनको कराया और ध्यान में गहरे ले जाकर के मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी फिंगर टिप्स पर
हार्ट की ये धक धक सुनाई दे रही है जहां जहां मैंने आपको हाथ लगाया। तो मुझे भी खुद अच्छा लगा कि उन कोई हाथ ऐसा नहीं था जो नीचे उठा हुआ नहीं था, और सभी लोगों के हाथ ऊपर उठे थे, सब गदगद थे, और फिर तो महामहिम भी सब लोग ताली बजा करके उन्होंने उसका स्वागत किया। क्या तो बात। मैं उनकी ताली जीतने तो नहीं गया था, मैं तो योग का सेवक था, तो मैंने एक योग का छोटा सा प्रयोग उनको दिखा दिया, तो उनको लगा कि ये तो कुछ है खास बात इसमें। क्या बात है, क्या बात है स्वामी जी। तो आपको ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है योग को पूरी विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में पहुंचाने का, घर घर में पहुंचाने का, जो हमारी सरकार का भी सपना है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी सपना है। एंड आप जैसे स्वामी लोग, आप जैसे योग गुरु जो हैं, इसे पूरा कर रहे हैं, उसे साकार कर रहे हैं। एक चीज जो आजकल की जनरेशन में बहुत मुश्किल हो रही है, आप बहुत फॉर्चुनेट थे कि आपको एक योग गुरु मिल गए। जो जिन लोगों के आप गुरु हैं वो बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं कि उन्हें आप जैसा गुरु मिल गया। सवाल ये होता है कि अब मेरी उम्र के लोग हैं या जो मेरे से छोटे हैं, अभी क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है कि बहुत सारे लोग हैं जो योग सीख चुके हैं और खुद को योग गुरु मानते हैं। तो हम कैसे जाने, या हम कैसे अपने गुरु तक पहुंचे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुरु है जो हमारे लिए बना है और ये हमें सही रास्ते पे लेके जाएगा? क्योंकि मेरा मानना है कि बिना गुरु के योग नहीं हो सकता है। मोहे कहा तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूं। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोहे कहा तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। हाँ। तो गुरु की तलाश करने की जरूरत नहीं है। जो सुपात्र है ना, उनको तो गुरु चुन ले। वाह। कितने लोग रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं, कितने लोग बन पाए विवेकानंद, और जहां उन्होंने पोटेंशियल देखा तो उन्होंने उसको चुन लिया। मेरे पास बिल्कुल। बहुत से ऐसे साधक हैं जो गांव में, मैं किसी कार्यक्रम से गया, वहां मुझे कुछ आंख दिखाई दी और मैंने कहा अरे तुम इधर आओ, और दिख रहा था कि उसके अंदर पोटेंशियल है। उस लड़के ने गांव से, दूर से, करीब समझे 40 किलोमीटर से रोज सुबह को आश्रम आना, अभ्यास करना, फिर उसने योग में ही मास्टर्स डिग्री भी की, पीएचडी भी की, और आज एक नोन स्कॉलर है। और यहाँ ही नहीं, देश के नहीं, दुनिया के अनेक भागों, मोक्षायतन योग संस्थान के जो साधक एक गुरु के रूप में स्टैब्लिश हुए हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब इस रूप में अच्छा लगता है कि मेरी मुफ्त में तरक्की हो जाती है। अगर कहते हैं ना कि कोई, मैं एक सिपाही का गुरुजी हूँ, एक आईएएस का गुरुजी हूँ, तो मैं एक सिपाही का हूँ, और वही जब जो है डीजी बनता है तो मैं डीजी का गुरु बन जाता हूँ। मेरा बच्चा अगर कोई आईएफएस है, वो एम्बेसडर बन जाता है, तो एम्बेसडर का गुरुजी है, बेटा पिता बन जाता हूँ। तो इसीलिए ये गुरु लोग जो हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पर शायद स्वार्थी होते होंगे हम लोग, कि हम चाहते हैं कि बच्चों की तरक्की हो, क्योंकि हमें अपनी तरक्की चाहिए। तो आज जो ये जिज्ञासु हैं, मतलब उनको उनको तृप्त करने के लिए परमात्मा व्यवस्था देता है। अब देख, जब दांत न थे तब दूध दी, जब दांत दिए क्या अन्न न दई है। जल में थल में पशु पक्षी में, सबकी सुध ले सो तेरी न लई है। अरे काहे सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो ही न दई है। मतलब गुरु तो हर समय आपके साथ में है, वो आपके लगन के रूप, आपके अंतश्चेतना के रूप में। आप ये जरूर है, इतना हमें, जैसे मेडिकल साइंस में झोला छाप डॉक्टरों से अगर हम इलाज कराते हैं तो खतरे जान तो है, बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते। तो इसलिए इतना विवेक हमें होना चाहिए, क्योंकि आज ये हमारा योग का दुर्भाग्य है, क्योंकि जब इसका बाजारीकरण शुरू हुआ है, तो बाजारीकरण की वजह से माल बेचने वाले जैसा भी माल बिकता है बेच देते हैं। तो 5-5 दिन के सर्टिफिकेट लेकर के, और बल्कि अब तो मुझे आज ही एक विश्वविद्यालय में मेरा कार्य संबोधन था, वहां मैंने विद्यार्थियों से कहा, मैंने कहा विद्यार्थियों, मैंने विश्वविद्यालयों के लिए जब योग कोर्स बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि आप सिर्फ डिग्री होल्डर बने, इसलिए बनाया था कि योग की मौलिकता बची रह सके। आज के समय में जब योग का योगा बन गया है और हम छोटी छोटी चीजों को योग कहने लगे हैं,
तो नेक योगा कह दिया, बताइए नेक योगा भी कोई योगा होता है? ये योगा हो गया, तो ये शोल्डर योगा हो गया। तो ऐसे करके हमने योग का सत्यानाश कर दिया। तो उस वजह से मैंने कहा, यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों से कहा कि आप ये मत सोचो कि तुम्हें नौकरी मिलेगी इसके बाद। मैंने कहा, मैं आज जिस रूप में स्थापित हूँ, मैंने योग को कमाई का जरिया बिल्कुल नहीं बनाया। मैं, कबीर ने भी मनाया, कबीर अपना रुई धुंधा था, अपना पैसे बेचारा जीवन चला रहा था, योग उसकी साधना थी। रैदास की अपनी साधना थी। पतंजलि ने, गोरक्षनाथ ने योग का धंधा नहीं किया, बिजनेस नहीं किया, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री कुछ नहीं लगाई उन्होंने, लेकिन उनको कोई मार नहीं सकता। हमारे जो गुरु बचपन के थे, मैंने सूर्य नाम में भी जिक्र किया कि जिन्होंने मुझे बोलने की तहजीब सिखाई, जिन्होंने मुझे बैठना उठना सिखाया, कपड़ा लिखना पहनना सिखाया, कलम पकड़नी सिखाई, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी के गुरु भी उनके सामने कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि वो बुनियाद ना होती तो आज मैं इस स्तर पर ना होता, उनसे कभी उड़ीन नहीं हो सकता। तो जिज्ञासु बने, आपको कोई ना कोई छांट लेगा अपने आप। सही समय पर भूख है तो आपको उसे तृप्त करना ही पड़ेगा, और फिर पता चलेगा कि अभी तो पेट भरने के लिए खाया था, अब मैं चूजर बन गया हूँ, अब मुझे चुन चुन के खाना है कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो आपके पास झोला छाप से जरूर बचिएगा, लेकिन ये जरूर सोचें, क्योंकि लोग घरों पे बुला लेते हैं टीचर्स को, योग शिक्षक, और वो बेचारे 2 पैसे के लिए जाते भी हैं। तो मैं उनकी मजबूरी को समझता हूँ, और जो जरूरत वाला है उसकी आवश्यकता को भी समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहता हूँ कि जो करो जागते हुए करो, क्योंकि योग हमें विवेक ख्याति देता है, विवेक देता है। सोच समझ कर चलिए, ये मत सोचिए कि भाई अगर प्यास है तो कुएं के पास आपको जाना पड़ेगा, कुआं तो आपके पास आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ये जो भी आपने बहुत ही खूबसूरत बात करी है स्वामी जी, यहाँ से 2 सवाल निकले हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपने खाने पीने की जो बात कही, योग, क्योंकि इसका नाम ही योग है, योग का मतलब टोटल, तो ये सब चीजों को मिला के होता है। ये सिर्फ आपका शारीरिक चीज नहीं है, ये आपका मानसिक विकास भी है, ये फाइनेंशियल विकास भी करता है, ये आपका आपके सोल को भी तृप्त करता है, हर चीज से, हर तरीके से आपको 360 डिग्रीज आपकी एक डेवलपमेंट करता है। खान पीन इसमें बहुत जरूरी है। अभी हमें अनूप जी का ये मैसेज आया है, वो लाइव हमें देख रहे हैं। उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि मैं जिम जाता हूं, मैं योग भी करता हूं, तो जिम में हमें सप्लीमेंट्स, जो आजकल बाजारी सप्लीमेंट्स हैं, वो खाने बहुत जरूरी होते हैं, नहीं तो हमारे मसल्स डेवलप नहीं होते हैं। तो क्या बहुत बड़ी भ्रांति। पर आप खुद एक, अभी उन्होंने आपको बोलते हुए सुना, उन्होंने कहा कि आप खुद एक बॉडी बिल्डर रह चुके हैं दशकों तक, और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है एक बॉडी बिल्डर बनना बिना सप्लीमेंट्स, बिना अंडे खाए, सिर्फ वेजिटेरियन हुए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं 10 साल अनबीटिंग चैंपियन रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से लेकर के, और अर्जुन श्री, प्रताप श्री ऑफ इंडिया, मतलब सब कुछ। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो मेरा आज भी याद है, लेकिन उनकी चिट्ठी मेरे पास आज भी रखी हुई है कि शिमला में उन्होंने मेरा प्रदर्शन देखा तो वो रह नहीं पाए, आकर के चिपट गए मुझसे। अरे वाह। तो कहते हैं मैंने आज जी साक्षात मनु को देखा है, ऐसे करके। तो कह रहे उसकी है, मतलब मैं तो ऐसा तो पता नहीं है नहीं, लेकिन वो कहते थे कि ऐसा सुदर्शन व्यक्तित्व जो है मैंने पहली बार ऐसे। तो बड़ी चीज ये है कि इतने टाइटल मिले, सब मिले, लेकिन उसका सबसे बड़ा आधार क्या है कि जो आपने वैश्विक बात कही, 1976-77 मॉन्ट्रियल से जो बॉडी बिल्डिंग की सबसे बड़ी मैगजीन छपती है, इंटरनेशनल फेडरेशन मसल बिल्डर, उसमें उन्होंने मेरा फोटो छापा। मेरे साथ रॉबी रॉबिन्सन, उस समय का जो मिस्टर यूनिवर्स था, उसका फोटो छापा, और रॉजर केलर, मिस्टर अमेरिका, उसका फोटो छापा। 3 वो लगा करके फिर लिखा कि ये दुनिया में ओनली वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर ऑन वर्ल्ड स्टेज टुडे। तो घास खाने वाले बॉडी बिल्डिंग अगर आपको करनी है, तो ये जो शॉर्ट गेन की इच्छा है ना, ये खाली बॉडी बिल्डिंग नहीं, योग में हो, बॉडी बिल्डिंग में हो, उद्योग में हो, राजनीति में हो, जो भी है, शॉर्ट गेन की इच्छा मत करो। पौधा बीज बोओगे तो उसको 21 दिन का, 20 दिन का समय लगेगा, धरती का सीना फाड़ के खुद बाहर आएगा। बिल्कुल। आप सिर्फ इंतजाम कर दो कि उसे अनुकूल टेम्परेचर, अनुकूल मौसम, अनुकूल मिट्टी, अनुकूल खाद होनी चाहिए।
ऐसे ही आप चलिए तो आपका विकास होगा। मैं जिस समय नेशनल चैंपियन बना तो उस समय भी मेरा वजन 68 किलोग्राम का था। आज मैं 80 के दशक में आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो आज भी मेरा वजन उतना ही है और मेरी कार्य क्षमता में भी कोई कमी नहीं। आज तो आप देख लीजिए कि सुबह 4 बजे से अपना अभ्यास, फिर उसके बाद लगातार आप लोगों के साथ, आज इनके साथ बात कर रहा हूँ, आज इनके साथ बात कर रहा हूँ, और ये कब तक करवाओगे तो आपके हाथ में है। तो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो फूड सप्लीमेंट्स की बात आई है, ये बहुत खतरनाक है। मैं अपना और मेरे यहाँ जितने साधक जो योग साधना करते हैं और जो बॉडी बिल्डिंग में भी निकले हैं, उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि ये सब नहीं होगा। हेल्थ उसको कहते हैं हम नॉर्मल फूड जो हम लेते हैं उससे अपना शरीर बनाए। क्योंकि भैया हो सकता है मैंने गलती की हो, लेकिन मैंने जो पढ़ा उसको मैंने गुना। मेरे गुरुजी सिखाते थे कि रूखी सूखी खाए के, ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे छी। वाह। तो इसलिए उसमें एक और बात आज आपके माध्यम से, क्योंकि आज देश और दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं, ये बता दूं, बहुत पते की बात है। वो ये है कि मैंने मतलब अपने घर से लेकर के और 5-7 सितारा होटलों को और फिर बड़ी जगहों जिनको कहते हैं राष्ट्रपति भवन तक का, मतलब मैंने भोजन किया है। लेकिन जो सबसे पौष्टिक और सबसे आज तक याद रहने वाला भोजन है वो है जब मैं 3rd क्लास में पढ़ता था और मेरी माँ कुछ काम कर रही थी और उसे लगा कि मेरा बच्चा भूखा चला जाएगा। मैं स्कूल के लिए जाने लगा तो दौड़ करके आई, क्योंकि माँ तो बहुत प्यार करती थी। उसने कहा 1 मिनट रुक, मैं काम में लग गई थी, ध्यान मेरा वो गाय की देखभाल में लगी हुई थी। तो उसने रात की रखी हुई एक रोटी निकाली, उस पर हल्का सा मक्खन और नमक लगा करके ऐसे रोल करके मुझको दे दिया और कहा कि ले मुठ खाता दौड़ जा। तो मैं उस रोटी को खाता हुआ स्कूल चला। आज तक भी ना उसका स्वाद भूला हूँ, ना उसकी फ्रेग्रेंस भूला हूँ, और ये मानता हूँ कि मेरी बुनियाद में वो एक माँ की रोटी जो है ना वही है। तो हम किससे प्राप्त कर रहे हैं, क्या प्राप्त करें, छोड़, सोर्स से। अगर हम प्रेम से खा रहे हैं तो फिर रहीम भी कहते हैं, रहीमन मोहि न सुहाए, अमीय पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मई वो। जहां विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है, हाँ, तो मीरा के लिए तो जहर भी अमृत बन गया। लोग सोच रहे होंगे कि इसने जहर पिया। तो माँ के हाथ से, बहन के हाथ से, पत्नी के हाथ से, मित्र के हाथ से जो मिलता है उससे हमारी सेहत बनती। मेरे देश की मिट्टी ने जो अनाज दिया ना, क्योंकि उससे मेरी सेहत बनी है। उससे पहले जो अनाज मिलता था यहाँ, आपको मालूम होना चाहिए, अब तो नई पीढ़ी को पता भी नहीं। PL 480 एक योजना होती थी, उसके तहत अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आता था और वो लाल रंग की ही रोटी बनती थी उससे। तो उस रोटी को हम खाते थे। उससे जो है, नहीं हम मिस्टर इंडिया बने, हम बने अपने धरती की मिट्टी से पैदा हुए अनाज से, PL 480 से नहीं। तो इसलिए जो ये नुकसान इसका है, जो फूड सप्लीमेंट्स है, वो सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें धंधा है एक्चुअली। भाई उनका काम पैसा कमाना है। जिम जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिम में भी अगर आप वहाँ सिगरेट पीते हैं, आप जो है एडिक्शन लेते हैं, वहाँ पर इंजेक्शन लेते हैं, वहाँ पर स्टेरॉइड लेते हैं, वहाँ पर फूड सप्लीमेंट के नाम पर डब्बे खाते हैं, तो वो आपको लगता है कि आप रातों रात बॉडी बिल्डर बन गए। सचमुच वो लगते भी हैं, इतने चौड़े चौड़े ऐसे बच्चे बन जाते हैं, लेकिन ना तो उनका स्टेमिना लेवल बचता है, ना उनकी बॉडी में कोई स्टेबिलिटी है, ना ही वो ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, यानी हड्डियों के रोग जिसको कहना चाहिए। और ये लगता है कि हम इस अन्याय को तो रोकना चाहिए। जिम्नेजियम है, व्यायामशालाएं हैं, हर घर होने चाहिए, हर मोहल्ले में होनी चाहिए, लेकिन उसका बाजारीकरण नहीं होना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। स्वामी जी, यहीं से एक सवाल और निकल के आता है कि जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ड्रग्स हैं, ये सब चीजें योग के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बनती हैं। और आजकल के युवाओं में ये चीज बहुत ज्यादा प्रचलित भी है। इससे किस तरह से बचा जा सकता है? सेल्फ कंट्रोल, ऑब्वियसली ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ी जरूरत है, सेल्फ कंट्रोल करेंगे तो हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि अब एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, अपने टीन एज में है,
या एक कॉलेज गोइंग लड़का या लड़की है जो अपने आगे पीछे दोस्तों को पीते हुए या लेते हुए देखते हैं, उन्हें लगता है यार ये तो बड़ी कूल चीज है, हमें भी ट्राई करना चाहिए, तो वहां पे सेल्फ कंट्रोल मिस हो जाता है। तो योग यहाँ पे कैसे हेल्प कर सकता है? देखो, प्रेम जो है ना वो चीज है जो बहुत नींद हराम कर देती है हमारे। यानी हम जिस भी चीज का हमें लगाव हो जाए उसके लिए हम बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने को तैयार हो जाए। जी। तो ऐसे ही अगर हम स्वास्थ्य से अपने प्रेम करते हैं तो फिर उसे बचाने के लिए जो जो कुछ करना जरूरी है हम करें। ये आपकी बात बड़ी सही है कि इसका पहला कारण तो ये है कि हम बच्चों को सुविधा देने में, उनको पैसा देने में, उनके लिए कमा करके उनको देने में अपने आप को सफल मान, जो बिल्कुल गलत है। बच्चों को खुश करने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मैं कितनी कड़वी बात आपको कह रहा हूं, लग रही होगी कड़वी, और मैं करता भी नहीं ऐसे। अगर ऐसे ना होता तो मेरी बेटी प्रतिष्ठा और निष्ठा जैसी ना होती। तो मैंने खुश करने के लिए कभी काम नहीं किया, मतलब, और हमारे गुरुओं ने भी नहीं किया। हमें चाहिए कि हम बच्चों को खुश रखने के लिए काम करें। खुश करने में काम का मतलब है कि जो वो चाहते हैं हम कर दें, वो भी खुश हम भी खुश, लेकिन टेम्परेरी। हम उनको खुश रखने के लिए काम करें, वो वाली शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए और मैत्री भाव से देनी चाहिए। आज बच्चों को हम हनुमान जी के मंदिर में तो जाते हैं, हनुमान जी का व्रत भी रख लेते हैं, हनुमान जी से कुछ पाना भी चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी लंगोट धारण करते हैं। ये बात जो है नई पीढ़ी के बच्चों को तो लंगोट शब्द भी नहीं। जो यहाँ आश्रम में आते हैं मैं उनसे कहता हूँ आप लंगोट है आपके पास, तो बहुत हो तो कि क्या होता है लंगोट, उन्हें यही नहीं पता। उन्हें वो कहते हैं सपोर्टर ले लें। मैंने कहा सपोर्ट, जो पहले सपोर्टिंग सिस्टम पे आ गए तुम बलवान कैसे लंगोट धारण करें। इसी तरह से जो शिक्षा है, चाहे वो कोई जरूरी नहीं कि हर कोई जिम गोवर बने, और जरूरत भी नहीं, क्योंकि एक एज है, वो एज भी है 18 साल से और 30 साल तक की उम्र, जिसमें आप ग्रो करते हैं। उस समय में आप बॉडी का स्तर बनाएं तो योगाभ्यास से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी जीवनी शक्ति, आपके इंटरनल सिस्टम्स वो अच्छे से काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि आपका कैरेक्टर और आपका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो, जो व्यक्ति इस रास्ते पर चले। और बॉडी बिल्डिंग से आपकी शेप, आपका आकार, आपकी ताकत शरीर की वो बढ़ेगी, तो वो करें। लेकिन उसको हम उसके बाद बॉडी बिल्डिंग की जरूरत नहीं। अब मैं ठीक है कई बच्चों को कुछ बताता हूँ तो एक आध हाथ हिला करके उनको दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे अब जरूरत नहीं कि मैं उस तरह, जब मैं मिस्टर इंडिया बन रहा था तो 7 घंटे में जिम्नेजियम करता था, मुझे उसकी जरूरत नहीं। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अगर 4 आदमियों का हिस्से का एक आदमी खा करके बॉडी बिल्डर बने और फिर कोई प्रोडक्टिव वैल्यू भी उसकी ना हो, तो ऐसा बॉडी बिल्डर बनने से क्या फायदा। हमने कहा कि मुझे कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, तो हम कम से कम भोजन लेकर के, संतुलित भोजन लेकर के अच्छा स्वास्थ्य हम बनाएं, उसमें टिकाव भी हो, यानी हम लंबे समय तक चलेंगे। और हमें कभी कभी याद देखता हूँ तो तरस भी आता है। मेरे साथ के जो होते थे बॉडी बिल्डर्स, वो बेचारे, कोई अब चल नहीं सकता है, कोई उठने बैठने लायक नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं तब भी कहता था कि तुम योग साथ में किया करो, उससे तुम्हारा शरीर भी अच्छा रहेगा और थोड़ी सी मन भी मजबूत होगा। ये जो आपने बात बताई, ये मन के संकल्प की कमजोरी की वजह से होती है। भाई मुझे अब एडिक्शन, तो मैं तो कहता हूँ मेरे से बड़ा एडिक्ट कौन हो, मतलब नानक से बड़ा कौन। नाम खुमारी नानका चढ़ी रह दिन रह। जो नशा शक्ति का और संयम का है, वो नशा शक्ति को लुटाने, खोने और बहाने में नहीं है, वो मजा आ ही नहीं सकता। यानी जिस वीर्य को, जिस शक्ति को खोने में आप सुख महसूस करते हैं, जरा सा कल्पना करो कि अगर उसे बचा करके रखोगे तो आप कितने नूर आप कमालोगे, कितना रूप आप कमाओगे, कितनी प्रोडक्टिविटी आपकी बन जाएगी, कितनी प्रखरता आपकी बुद्धि की बन जाएगी, कितना ओज आपकी वाणी में और आपके पुरुषार्थ में हो। तो ये बच्चों को वातावरण देने की जरूरत है, और वो तब होगा जब मेरे माता पिता, बच्चों के पेरेंट्स भी तो इस चीज को समझें। मोबाइल बहुत अच्छा है, टेलीविजन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें अधिक से अधिक जानकारी इससे प्राप्त होती है, लेकिन ये सब हमारे लिए है, हम इनके लिए नहीं है। गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, एसी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैंने दिन में एक बार पसीना नहीं बहाया तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति पसीना बहाए बिना अन्न खाता है वो चोरी का अन्न खाता है। तो ये हम इनके गुलाम बन गए इन परिस्थितियों के, तो हम बेचारे हैं, तो बेचारों की मदद कौन करता है, उस पर तो तरस ही खाया जाता है।
वाह वाह वाह, क्या बात करी। ये बहुत ही खूबसूरत बात की है स्वामी जी आपने, कि जो जो इंसान एक नमस्कार मैं हूं आरजे नमस्कार मैं हूं आरजे राहुल माकिन, दिल्ली स्टूडियो से एकदम लाइव और फीवर योगा। नमस्कार मैं हूं आरजे राहुल माकिन, दिल्ली स्टूडियो से। नमस्कार मैं हूं आरजे राहुल माकिन नमस्कार मैं हूं आरजे राहुल माकिन, दिल्ली स्टूडियो से एकदम लाइव और फीवर योगा बूट कैंप आपके सामने है जनाब। तो आज हम कुछ ऐसे योगियों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन योग को समर्पित कर दिया। नमस्कार मैं हूं आरजे राहुल। के मन के संकल्प की कमजोरी की वजह से होती है। भाई मुझे अब एडिक्शन, तो मैं तो कहता हूँ मेरे से बड़ा एडिक्ट कौन हो, मतलब नानक से बड़ा कौन। नाम खुमारी नानका चढ़ी रह दिन रह। जो नशा शक्ति का और संयम का है, वो नशा शक्ति को लुटाने, खोने और बहाने में नहीं है। वो मजा आ ही नहीं सकता। यानी जिस वीर्य को, जिस शक्ति को खोने में आप सुख महसूस करते हैं, जरा सा कल्पना करो कि अगर उसे बचा करके रखोगे तो आप कितने नूर आप कमा लोगे, कितना रूप आप कमा लोगे, कितनी प्रोडक्टिविटी आपकी बन जाएगी, कितनी प्रखरता आपकी बुद्धि की बन जाएगी, कितना ओज आपकी वाणी में और आपके पुरुषार्थ में हो। तो ये बच्चों को वातावरण देने की जरूरत है, और वो तब होगा जब मेरे माता पिता, यानी बच्चों के पेरेंट्स भी तो इस चीज को समझें। मोबाइल बहुत अच्छा है, टेलीविजन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें अधिक से अधिक जानकारी इससे प्राप्त होती है, लेकिन ये सब हमारे लिए है, हम इनके लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, एसी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैंने दिन में एक बार पसीना नहीं बहाया, तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति पसीना बहाए बिना अन्न खाता है, वो चोरी का अन्न खाता है। तो ये हम इनके गुलाम बन गए इन परिस्थितियों के। तो हम बेचारे हैं, तो बेचारों की मदद कौन करता है, उस पर तो तरस ही खाया जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात करी। ये बहुत ही खूबसूरत बात की है स्वामी जी आपने, कि जो जो इंसान एक दिन में कम से कम एक बार भी पसीना ना बहाए और अपना खाना खाए, इसका मतलब वो चोरी का खाना खा रहा है। बहुत जरूरी है आप परिश्रम करें, आप जो भी, चाहे वो जिम जा रहे हैं, चाहे आप योग कर रहे हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, एसी से बाहर निकले, बहुत जरूरी है। अंजलि जी का ये सवाल आया, वो लाइव हमें देख रही हैं इस वक्त यूट्यूब पर, और उन्होंने एक कमेंट में पूछा है कि स्वामी जी आप अपनी उम्र से आधे लगते हैं, तो ये बताएं कि इसके पीछे कौन सा एक ऐसा योग है, कौन सा ऐसी एक मुद्रा है जो आप हमें यहाँ बैठे सिखा सकते हैं, जिससे इंसान की उम्र उल्टी होनी शुरू हो जाए। जैसे आपकी उम्र रिवर्स हो रही है, आप अपनी उम्र से आधे लगते हैं, तो वो कौन सी एक ऐसी योग मुद्रा है जो अगर आपकी ये बात मेरी माँ सुन लेती ना, 101 साल जीवन जिया उन्होंने, तो वो कहते अरे मेरे लड़के को नजर लगाएगा। तो ये उम्र जो है ना, ये काल है, और काल तो कभी बीतता नहीं है। हम उसे ठीक से अगर पकड़ लें तो चलेगा काम, नहीं है ना, कालों में जाता वय में जाता। लोग कहते हैं समय बीत रहा है जी, बस कट रहा है, नहीं, वो नहीं बीतता, वो यहीं का यहीं है, हम बीत जाते। तो इसलिए वर्तमान में जीना सीख। अंजलि बेटी समझ ले इस बात को, कि वर्तमान में जीना जिसने सीख लिया, तो उसके लिए तो प्राप्त से योगाग्निमयम शरीर, उसका जो शरीर है वो योगाग्निमय हो जाता है। क्योंकि वो भूत और भविष्य, यानी भूत का जो पश्चाताप है और भविष्य की चिंताएं हैं, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं, और हम शाश्वत हो जाते हैं, वर्तमान हो जाते हैं। और वर्तमान में ही जीवन है, वर्तमान में ही सौंदर्य है, वर्तमान में ही लाभ। भूत की पश्चाताप छोड़ो, भविष्य की चिंता छोड़ो, उनसे हम, जो भूत है उससे बस केवल एक बार सबक ले लिया कि वहां ठोकर लगी थी, दोबारा उस दरवाजे में दहलीज को ठीक से पार करना है, बस इतना। और ऐसे ही भविष्य में कि आज पुरुषार्थ करूंगा तो कल तो अच्छा होना ही होना है, उसमें कौन रोक देगा। जिसका वर्तमान अच्छा है वो पिछले भूत को सार्थक कर देता है, और वो भविष्य को निश्चित बना लेता है कि ऐसा ही होगा। और उसके ऊपर जो ये एजिंग फैक्टर जिसको हम कहते हैं, उससे हम बचे। बिल्कुल। तो स्वामी जी यहीं से एक क्या आप समझना चाहते हैं तो चलो एक क्रिया भी बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी क्रिया तो ये है कि क्योंकि कोई मेहनत का काम नहीं, योग में मेहनत का नहीं, योगाभ्यास मजा है, मजा पूरा मजा। सजा तो इसमें है ही है नहीं, बिल्कुल। लोग सोचते हैं
कि भाई कौन उठे, कौन करे, कैसे करे। आप ग्रेजुअली, जो मेरे पास 80 साल का एक बूढ़ा जो है करीब 6.5 फीट लंबा, ऐसे झुक करके आए थे, तो वो जो है ऐसे करके चलने लगे कुछ दिनों बाद, वाह वाह। तो जवान हो गए वो। तो वो हुए जवान, मैंने थोड़ी उसको जवान बनाया, उन्होंने अपने आप को सिर्फ समझा। तो सबसे आसान आसान से समझें, पहली चीज है कि पूरा सांस लेना सीखो। परमात्मा ने हमें सबसे बड़ी ताकत दी है, इससे थोड़ा धन दिया है। हम क्या धन की बात जब सोचते हैं तो या तो सेहत की सोचते हैं, या शोहरत की सोचते हैं, पद की सोचते हैं, या पैसे की सोचते हैं, प्रॉपर्टी की सोचते हैं। वो धन नहीं है। धन तो वो है जो आपके पास आए और कोई आपसे छीन ना सके, वो है विद्या रत्नम महाधनम, ठीक है ना, वो धन है। और इसमें सबसे बड़ा धन शरीर के रूप में देखें, जीवन के रूप में, तो सांस है। चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा जी हो, चाहे बाटा जी हो, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो एक सांस खरीद सके सारी दौलत खर्च में। तो आप सोच लो, आप उनसे बराबर नहीं, उनसे थोड़ा सा आगे हो सकते हैं कि आपके पास सांस की दौलत है, आपने उसकी कीमत को समझा। जैसे मैं आज अपने इस दौलत के करीब आधा पौना घंटा इन्हें आपको दे रहा हूं, तो मेरे कितना बड़ा सेक्रीफाइस है मेरा। अगर आप इसको अपनाएंगे नहीं, इसको आप इसका सम्मान नहीं करेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे, तो आप मेरे कर्जदार हो जाओगे सारे के सारे। बिल्कुल। तो इसलिए इस सांस को हम पूरी तरह से यूज करना सीखें। आप दौलत करके पूरा मजा लेते हैं ना, कि कुछ विदेश ट्रेवल भी करेंगे, पिकनिक करेंगे, फला जगह जाएंगे, बच्चों को घुमा के लाएंगे, दौलत को इस्तेमाल। तो ऐसे ही इसको इस्तेमाल करना सीखें पूरा पूरा। हम सामान्यतया इतना सांस लेकर के अपना जिंदा बने रहते हैं, कह रहा हूं, यानी जीवित। लेकिन जीवन नहीं होता है आपके अंदर। जीवन तब होगा जब पूरा प्रोसेस होगा, नासिका से और नाभि तक का ट्रैक है जिसको आपको कवर करना चाहिए। दिन में जब भी आपको मौका मिला, केवल खाना खाने के बाद तो मत करें, बाकी जब भी आपको मौका मिले, मैं खुल्लम खुल्ला सबको बांट रहा हूं, जब भी आपको मौका मिले शांत बैठिए, अपने सुंदर रूप को देखिए, क्योंकि आपका सुंदर होना अधिकार है, आपका जीवंत होना, हमेशा बने रहना आपका अधिकार है, आपका आनंदित होना भी अधिकार है, क्योंकि आप ऐसे बाप के बेटे हैं, परम पिता की संतान है हम, वो परम सुंदर है, ठीक है, वो परम आनंदमय है। आनंद को भी आनंद, वो इतना सुंदर है कि वो सुंदरता को सुंदर करे, सुंदरता को भी सुंदर बनाने की ताकत उसके अंदर है। तो हम जब उसके बेटे हैं तो वो चीजें चाहना कोई बुरा नहीं, लेकिन धुरी के साथ जुड़े रहना जरूर। जड़ से जो पेड़ अलग हो जाता है उसका जीवन खत्म हो जाता है। श्वास से जब आप हट जाएंगे तो आप जीवित नहीं रहेंगे। आपने शॉर्ट ब्रीदिंग कर लिया, और शॉर्ट ब्रीदिंग का अभी आपने देखा क्या नजारा दुनिया में चल रहा था, कि एक सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे, और लुटेरों ने उसमें भी लूट शुरू कर, लेकिन बचा नहीं सके। अगर हम उस सांस को पूरा लेना न भूलते तो कोई ताकत नहीं थी किसी कोरोना की कि वो आपको छू भी जाए। तो सांस को पूरा लेना कि आप नाभि से नासिका, और नासिका से नाभि तक का सांस की यात्रा जब मौका लगे तब आप करिएगा। और ऐसा करने से आपकी जीवन शक्ति जो है वो बहुत बढ़ेगी। आपके नाभि वो चक्र है शरीर में जिससे जो कहना डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कंट्रोलर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सीधे एनर्जी लेता है सूर्य से। यानी माँ के शरीर में जब आप रहते थे, माँ के घर में यानी पेट में, तो उस समय 9 महीने भोजन कहाँ से खाया आपने? मुंह से खाया, पेट से खाया ना, नाभि से। तो यहाँ से अब भी सोर्स से हम जुड़ते हैं, यानी सूर्य से। तो मंत्र बोलते हैं कि सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम। सूर्य का जो अमृतमय स्वरूप है, नाम ही अमृत है, उसको मैं जठर में लेता हूँ। जब जठर में लेता हूँ तो फिर यहीं से वो फिर यहाँ का जो संकुचन और प्रसारण है, नाभि सिकुड़ती है और नाभि फैलती है, तो उससे फिर ये सारे शरीर में इसका वितरण होता है। तो सांस पूरा लीजिए। आप औसतन 25 से 30 सांस 1 मिनट में ले लेते हैं, साधारण रूप में जो इतने सांस चलते। लेकिन अगर आप पूरा सांस लेंगे तो हाथों हाथ आपको फायदा होगा कि फ्रेश तो होंगे ही, सिस्टम्स को तो ताकत देंगे ही, सुंदरता और आयु तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन आपको मिलेगा क्या कि केवल आप मुश्किल से 6-7 सांस लेंगे 1 मिनट में, यानी आपके लगभग 15 से 18 श्वास प्रति मिनट आपके बचने शुरू बच गए। बिल्कुल सुंदर भी हो जाओगे, दीर्घायु भी हो जाओगे, और हर सांस सांस में ओम का है,
वृथा श्वास मत होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या इसको खूबसूरत एक बात। अर्थ देना चाहिए, बहुत जीवन को अर्थ देना चाहिए, श्वास को अर्थ देना चाहिए। क्या बात है, जब बिल्कुल तुम सही। आ गए हो तो नूर आ गया है, वाह वाह बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही। वाह वाह। तो स्वामी ये जो आप इतने प्यारे गाने भी गा लेते हैं, रहीम के दोहों से लेके संस्कृत के वो श्लोक तक आपको सब मुंह जबानी याद है। आपने इंटरनेशनली बॉडी बिल्डिंग भी करी है। मैं आपसे ये पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि उम्र के किस मोड़ पे जाके आपको ये अनुभूति हुई थी कि योग जो है ये वो जगह है जो मेरे लिए बना है, योग वो रूट है जो मुझे लेना है अपनी अपनी लाइफ में आगे, मुझे योग का सेवक बनना है। ये आपको कब एहसास हुआ था? देखिए, एक बच्चा इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है और उसके अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो बेचारा पढ़ाई छोड़ करके दुकान पे बैठ जाता है। वो उस समय साइंस के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले सारे भूल जाता है 2-3 साल में। और जब उसकी स्थिति कुछ सामान्य होती है, सोचता है चलो अब आगे पढ़ लूं। तो जब वो पढ़ने के लिए कोशिश करता है तो घर वाले कहते हैं मेरे समझ में क्या आएगा, और वो भी सोचता है कि मैं तो सब कुछ भूल गया। तो लेकिन जब वो किताब में के पन्ने पलटता है पुराने, तो उसे ध्यान आता है हाँ हाँ ये मैंने पढ़ा है ये। तो ऐसे ही हमारी यात्रा आगे की तरफ चलती। मेरा जो जन्म है, मतलब वो जो कुछ मेरे पास है, आप मुझे समझ रहे होंगे मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ जो भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब मेरे पूर्व जन्म से मेरे साथ चला। मैंने भले ही विश्वविद्यालयों के कोर्स बनाए हो, भले ही मुझे योग में पहला पद्मश्री मिल गया हो, भले ही मुझे यूनिवर्सिटीज ने जो है डीलिट की उपाधि दे दी हो, भले ही मुझे प्रोफेसर भी बना दिया हो, लेकिन मैं योग में पढ़ा लिखा आदमी नहीं। तो फिर कहाँ से आ गया ये? मेरे जब कभी आप लाइफ स्केच पढ़े तो मुझे क्योंकि सुनने को ही मिला कि जब 6 साल का था तो मुझे किसी गुरुजी ने, मैं कहीं क्लास की चल रही थी, मैं वहां जाकर खड़ा हो गया, तो उन्होंने मुझसे दे करके सब बच्चों को बताया कि देखो योगी का शरीर ऐसा होना चाहिए। अच्छा। और मुझसे उन्होंने मोटिवेट किया कि बेटा तुम रोज क्लास में आया करो और तुम भस्त्रिका किया। तो मैं भस्त्रिका प्राणायाम का नाम, तो मैंने सहज भाव से उनसे कह दिया कि नहीं मैं भस्त्रिका नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करेगा? तो मैंने कहा मेरी गाय दूध नहीं दे रही है आजकल, तो मुझे दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, तो मेरी भस्त्रिका का फायदा नहीं होगा। मेरे पिताजी भी सोचने लगे कि ये क्या ऐसे इसने कैसे कह दिया। बाद में जब अध्ययन किया, पिताजी ने बताया कि मुझे तब पता चला कि भस्त्रिका जो है वो अगर गाय का दूध उसके साथ नहीं पिया जाता है तो वो सांस के रोग पैदा कर देता है, हृदय रोग पैदा कर। तो ये चीज मुझे घुट्टी में मिली थी। मतलब मैं योग, मेरी जीवन में शुरुआत नहीं है, शुरुआत मेरी योग से ही है, जन्म के साथ है मेरा योग। और मैं भाग्यवान ये जरूर है, मैंने प्रयोग बहुत किए और उन योग में फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर प्रयोग, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में वैसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे बॉडी बिल्डिंग शब्द में अंग्रेजी दिखाई देती, अंग्रेजियत दिखाई देती। लेकिन जब मैंने संस्कृत में पढ़ा कादम्बरी को, तब वहां पर लिखा देखा, वहां उसमें एक हीरो है नायक चंद्रापीड़ राजकुमार, तो उसके बारे में लिखा था कि 10 पुरुष सम्मान योग्य है ना अयोदंडे न श्रम, कि चंद्रापीड़ वो नौजवान था तेजस्वी जो 10 लोगों द्वारा उठाए जाने लायक लोहे को उठा करके कसरत किया। वाह। मैंने कहा अरे ये तो हमारी इंडियन सिस्टम है, मैं बेकार इसे विदेशी समझ रहा हूँ। फिर मैंने कैलाश पर्वत का सुना, पढ़ा कि महात्मा रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था। मैंने कहा इसका मतलब ये सब हमारा ही मामला है, इसमें काम करना चाहिए। तब मैंने बॉडी बिल्डिंग 1966 में शुरू करी। और 66 में शुरू करके बस 70 में चैंपियन बन गया, और 70 से फिर जो है 80 तक, 79 तक, हाँ 79 तक मैं लगातार टाइटल जीत, तो जीतता रहा। मुझे पराजय परमात्मा ने देख नहीं दी, इसमें उसकी देन है, मेरी थोड़ी कोई खासियत। मैं तो सिर्फ चल ही रहा, अभी मैं सिर्फ चल ही रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा का आदेश यही है कि चले हुए थी। ये बात मुझे मेरी बेटी ने सिखाई, लो आज सबके सामने बता। वाह। ये मेरी बेटी है ना, जिसको दुनिया आचार्य प्रतिष्ठा के रूप में जी जानती है, तो ये छोटी सी थी 1.5 साल की, इसने नया नया बोलना सीखा था। तो ये ऐसे ही सफेद चादर बिछी हुई थी फर्श पर, मैं बैठा कुछ काम कर रहा था,
तो वहां एक चीटा होता है ना, मकोड़ा जिसको कहते हैं, इसके पैर के नीचे आ गया, कूदते फांदते वो मर गया। तो इसने आकर के मेरी गोद में बैठ करके मुझसे कहा कि बाबा ये मकोड़ा मर गया। मेरे तब मन में आई कि ये मतलब ये 1.5 साल की बच्ची ये जानती है मरना जीना किसको कहते हैं। तो मैं इससे प्रश्न पूछ बैठा, मैंने कहा बेटा तुझे पता है मरना किसे कहते हैं? तो नया नया बोलना सीखी थी, अपनी तुतलाती आवाज में कहने लगी कि मतलब ये समझ नहीं पाई, क्योंकि इसके लेवल का क्वेश्चन था नहीं। वो उठ करके गई, जा करके उस मकोड़े को देखा और देख करके फिर आई, गोद में बैठ कर कहती है कि बाबा जब कोई कुछ नहीं करता ना मर जाता है। यानी क्रियाशीलता ही जीवन है और निष्क्रियता ही मृत्यु है। तो ये है कि जब तक हमें परमात्मा ने जीवन दिया है इसका तिल तिल उपयोग होना चाहिए। और उम्र के साथ लोग सोचते हैं बुढ़िया जाते हैं, नहीं, मतलब ये बुद्धि परिपक्व होती है, समृद्ध होती है, और सुपात्रों को ये जो इसमें अर्जित दौलत है वो जरूर देनी चाहिए। हो सकता है वो हंसी उड़ा लें, हो सकता है वो स्वीकार ना करें, हो सकता है व्यंग करें, लेकिन कोई बात, आज नहीं तो कल समझेंगे। क्या बात है, धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए, ये ना सोचे बहुत मैंने जो हमारी इज्जत नहीं करते, मैंने कहा हम इज्जत के लायक नहीं है तभी तो नहीं करते। इज्जत कैसे नहीं करते? मेरे आश्रम में प्रभु की कृपा से मैं कभी हंसी में भी कह देता हूँ इस बात को, तो कि मेरे साधक जो हैं मतलब वो हैं कि इनको मैं दुत्कार के भी भगाऊं तो ये भाग नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने प्यार से सींचा है। तो अब वो नहीं समझते, ना समझे क्या है, हम अपना काम करेंगे। स्वामी जी जो आप ये कर रहे हैं और लगातार कितने दशकों से योग की सेवा कर रहे हैं, हिंदुस्तानी संस्कृति जो है उसे पूरे विश्व में इस तरह से फैला रहे हैं, हर एक इंसान को स्वास्थ्य की वो जो भेंट दे रहे हैं, जो शायद उन्हें अभी समझ नहीं आएगी, बहुत देर बाद समझ आएगी, बट हम आपके ऋणी हैं इन 45 मिनटों के लिए नहीं, बल्कि जब से आप योग की सेवा में तत्पर हैं तब से, और इसके लिए तो पूरा विश्व आपका ऋणी है। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं स्वामी जी के आपने आज अपना समय आज हमें यहाँ पे दिया, आपके सानिध्य में यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छा लगा, आपसे इतना कुछ सीखने को मिला। एंड बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ कि मैं फिजिकली आपके पास नहीं था, नहीं तो मैं फिर से कहता हूँ कि आपके चरण स्पर्श जरूर करता, पर अभी आज वर्चुअली ही आपके चरण स्पर्श कर रहा हूँ। और ये इनके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर भारत भूषण एक ऐसे डॉक्टर हैं जो योगा का आपको ऐसा वो वाला टीका लगाएंगे कि आप ऐसे स्वस्थ हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक बात आपकी बात में एक शब्द में जरूर कह दूं कि ये मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो जितनी यात्रा मैंने कहा ना, मुझको जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया तो वहां पर मुझे बोलने के लिए कहा, तो मैंने कहा मुझे ये पता नहीं मुझे सारे अवार्ड मिल क्यों रहे हैं। मैं तो जो कर रहा था मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कर, मैं बांटना अच्छा लगता है, बांटना, मेहनत पसीना बहाना अच्छा लगता है, वो करता जा रहा हूँ। आप इस रूप में आकलन कर रहे हैं तो ये आपका बड़प्पन है। सर आप इतना जमीन से जुड़े हैं, तभी आई थिंक ये तय था कि इस बूट कैंप में आपका आना और इस बूट कैंप को और एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना वो तो तय था, वो होना ही था। और वो कर्म की तार जुड़ी थी, तो आपसे आज ये सामने सामने मुलाकात भी हो गई, और यूट्यूब पर फेसबुक पर जो हमें लाइव देख रहे हैं उनका जीवन भी आज आपने सफल कर दिया। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बूटे को बढ़ा करके कल्प तरु बनाना है, बट वृक्ष बनाना है। So that's it from my side. Behmar Chiral Nakin from Daily Studios. This is ICICI Prudential Mutual Fund presents Yoga Boot Camp, powered by Bisleri. Visit shop.bisleri.com. Banking partner Kotak Mahindra Bank in association with Ministry of Culture.